पहला सवाल ये है हमारे सामने कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैं जरा छुटकेला हो जाता हूं, आई एम छोटा छोटा हो जाता हूं फटाफट से। सबसे पहला सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों की सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए भैया, सॉल्यूशन जो है बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को मिक्स किया जाता है, उसे हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। समझ में आता है? सॉल्यूशन का मतलब जरा समझो, आप जब मीठा पानी बनाते हो तो मीठा पानी में आप क्या क्या लेते हो? एक तो पानी लेते हो, पानी तो चाहिए, प्लस आप शुगर ले लो। आपने कभी मीठा पानी तो पिया होगा ना, पानी प्लस शुगर प्लस शरबत, है ना, प्लस इसमें मान लो आपने शरबत डाल दिया, शरबत। तो आप लोग क्या कर रहे हो? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में मिक्स कर रहे हो और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हो। जब आप इसको घोलते हो तो आपको तो पता है ना, एक शरबत, शरबत तो आपने देखा होगा, शरबती आंखें, दैट शरबत बेसिकली सबने पिया होगा। तो बेसिकली शरबत का सिप आप लोग चाहे नीचे से ले लो, चाहे आप इसका सिप और नीचे से लो, ऊपर से लो, नीचे से लो, आप लोगों को एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। होमोजेनियस, ऐसा थोड़ी होगा कि शरबत आपने नीचे से पिया तो टेस्ट आ रहा था उसका मरिंडा के जैसा, ऊपर से पिया तो टेस्ट आ रहा था कोका कोला के जैसा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। घर पे आपकी मम्मी ने आपको शरबत पिलाया होगा, सही बात है। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। आया सबको समझ में? अब यहां मजे की बात देखो, जिससे आप ये होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर रहे हो उसमें दो तरह की चीजें होंगी। एक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, जो कि क्या करता है? सॉल्यूट को अपने अंदर घोलता है। तो यहां पर दो तरह के आप लोगों को क्या दिखेंगे? सब्सटेंसेस दिखेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, जो अपने अंदर चीजों को घोलता है। एक को बोलते हैं हम सॉल्यूट, जो घुलता है। आया समझ में? सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट कौन है? पानी। सॉल्यूट कौन है? यहां पे सॉल्यूट है यहां पर शरबत, शुगर। पानी के अलावा जितनी भी चीजें वो सब सॉल्यूट में आएंगी। जैसे कि शुगर, शुगर एक सॉल्यूट है। जैसे कि शरबत, शरबत एक सॉल्यूट हो गया बेटा, वो सॉल्वेंट नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन को बनाते हो। आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है, जो माइनर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो मेजर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इसकी एक दूसरी भाषा भी है, समझ में आया? उसकी दूसरी भाषा क्या है? जो सॉल्यूशन बनने के बाद अपनी फेज को रिटेन करे उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन बनने के बाद अपनी फेज को गवा दे उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब समझो, आप लोग शुगर की बात करो तो शुगर बेटा उसकी फेज कैसी होती है? सॉलिड। लेकिन जब आप मीठा पानी बना लेते हो तो क्या इसकी सॉलिड फेज दिखती है? नहीं। सॉल्वेंट कौन था? पानी, है ना। और पानी की फेज कौन सी होती है? लिक्विड। सॉल्यूशन बनने के बाद आपको पता है, सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन की फेज भी क्या थी? लिक्विड। तो बेसिकली सॉल्यूट अपनी फेज को गवा देता है, जबकि सॉल्वेंट अपनी फेज को नहीं गवाता। और आप लोग याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन का फेज होता है वही सॉल्वेंट का फेज होता है, जो सॉल्वेंट का फेज होता है वही सॉल्यूशन का फेज होता है। ये आप लोग ध्यान। फेज मतलब अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो पक्का सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड। सॉल्वेंट सॉलिड है तो पक्का सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें बड़ी कॉमन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप नमक मिलाते हो पानी के अंदर तो वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नमक मिला के घोलो तो जो आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन का, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन बेसिकली जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट की फेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग याद रखिएगा, जैसा सॉल्वेंट का फेज होगा सॉल्यूशन का टाइप भी वैसा ही होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट गैसेस हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा? गैसेस होंगी। जैसे कि अगर मान लो, अब तैयार करने का तरीका क्या है, मान लो आपके पास सॉल्यूट तो गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्यूट तो गैस है एंड सॉल्वेंट सॉलिड है। उसका एग्जांपल क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस जब आप पैलेडियम पे मिक्स करते हो तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास गैस टू सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अगर आपके पास सॉल्यूट लिक्विड है ना, और सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? मरकरी को आप जब डालते हो किसके अंदर? सोडियम के अंदर। जब मरकरी को सोडियम में डाला जाता है उसका एग्जांपल हो गया, मरकरी कैसा होता है? लिक्विड। और सोडियम कैसा होता है? सॉलिड। और अगर दोनों ही सॉलिड होते हो तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? जब आप टिन और कॉपर को आपस में मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते हो तो वो उसका एग्जांपल हो गया। अब मान लो
मान लो कि आपके पास सॉल्यूट गैस है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है, तो पक्का आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl आपको पता होना चाहिए कि गैसेस फॉर्म में, जब आप गैसेस फॉर्म में HCl को वाटर में मिक्स करते हो तो वो गैस इनटू लिक्विड होता है। जब दोनों ही लिक्विड हो तो जैसे कि आप क्या करते हो, इथाइलिन अल्कोहल को पानी में मिक्स करते हो, ये तो घर पे सबने देखा होगा। और जैसे कि आप सॉलिड सॉल्यूट ले लो और लेकिन सॉल्वेंट अगर आप लिक्विड लो तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स कर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट सॉलिड होते हैं, उसको पानी में मिक्स करोगे तो सॉलिड इंटू लिक्विड आ जाएगा। या शुगर ले सकते हो, शुगर इंटू लिक्विड। जैसे दोनों ही गैसेज हो तो जैसे कि एयर का मिक्सचर, ये गैस इंटू गैस होता है। मान लो सॉल्यूट लिक्विड है लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट गैस है, तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, दैट इज मॉइस्चर लोडेड इनटू एयर, नेफ्थलीन उसका एग्जांपल हो गया। समझ में आया, मॉइस्चर, मॉइस्चर इनटू एयर, वो उसका एग्जांपल हो गया। और मान लो सॉलिड को गैस में मिक्स करना है तो उसका कौन सा एग्जांपल हो गया, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन उसका एग्जांपल हो गया। कपूर आप सुने हो, तो ये उसका एग्जांपल हो गया। तो बेसिकली जो आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली उसकी फेज सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं। आप लोग यहां पर बार बार बात कर रहे हो कि देखो आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आप लोगों ने एक सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को मिक्स किया। जरा समझो, सॉल्यूट को मिक्स किया। सॉल्यूट की क्वांटिटी को बताने के लिए कि सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में कितना डाला है, उसको बताने के लिए हम लोग यहां पर किसको यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में कितना डाला, आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में कितना डाला, उसको दिखाने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। और कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per unit amount of solvent और solution is called strength। आपने सोल्यूट किसी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में कितना डाला है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आया। और हम लोग 11th में पढ़ के आए कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, जिसका हम लोग ज्यादातर इस चैप्टर में यूज करेंगे। एक होता है परसेंटेज मास बाय मास, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक होता है मास बाय वॉल्यूम, एक होता है पार्ट पर मिलियन, एक होता है मोलालिटी, एक होता है मोलारिटी, एक होता है नॉर्मेलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी की सारी टर्म जो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलती हैं, जो कि क्या बताती हैं, जो कि ये बताती हैं कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है बेसिकली वो सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में कितनी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बताती हैं। आया सबको समझ में कि सॉल्यूट की क्वांटिटी आपने कितने डाली। तो चलो सबसे पहले अपन मोल फ्रैक्शन को पढ़ लेते हैं, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा एक्स, फटाफट से खत्म कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन अगर आप किसी का भी निकालना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने दो चीजें डाल रखी हैं, एक तो मान लो सब्सटेंस ए डाल रखा है, एक सब्सटेंस बी डाल रखा है, मान लेते हैं, है ना। अपन ए मान लेते हैं सॉल्यूट है, मान लें, बी मान लेते हैं सॉल्वेंट है, मान लें, और मैं बोलता हूं ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो अगर मैं कहूं कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, ए का मोल फ्रैक्शन, तो उसके लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, दैट्स इट। आपको किसी के भी मोल को टोटल मोल से जब आप डिवाइड कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, और कुछ नहीं है। टोटल मोल्स कैसे निकलते हैं, टोटल मोल्स सभी के मोल्स जोड़ दो, जितने भी सब्सटेंसेस उनके मोल्स को जोड़ दो, Na प्लस Nb को टोटल मोल्स कहेंगे। अब मजे की बात देखो, आप यहां पर मोल फ्रैक्शन की खास बात यह होती है कि मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हो, आप मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हो। मजे की बात देखो, अगर आप सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 1। ये अपने को पहले से पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर वो हमेशा 1 आता है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मास, मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई मास की। तो बहुत सिंपल, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। हमेशा जो लाइन होती है, जो डिवाइड की लाइन होती है, उसके ऊपर की तरफ आप किसको लिखते हो, सॉल्यूट का। नीचे की तरफ आप ज्यादातर किसको लिखते हो, सॉल्यूशन को। सिर्फ एक ही बार आप लोगों को सॉल्वेंट देखने को मिलेगा, वो मोलालिटी में देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी में नहीं।
अगर बोलो परसेंटेज मास बाय मास, तो ऊपर किसका मास लेना है? सॉल्यूट का। नीचे मास किसका लेना है? सॉल्यूशन का, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ऊपर वॉल्यूम किसका लोगे? सॉल्यूट का। नीचे वॉल्यूम किसका लोगे? सॉल्यूशन का। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज है। फिर दिया हुआ आपको ये वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर वेट किसका लोगे? सॉल्यूट का। नीचे वॉल्यूम किसका लोगे? सॉल्यूशन का। इनटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, खत्म हो गया, क्योंकि वो परसेंटेज में है। फिर आता है पार्ट पर मिलियन। तो अभी जो परसेंटेज पढ़ के आए थे वो था परसेंट। क्या लिखा हुआ था? परसेंट। पर सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो पर सेंट था तो इसलिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर लिखा हुआ है पर मिलियन। क्या लिखा हुआ है? पर मिलियन। तो आप लोग क्या करोगे? 100 की जगह मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे। तो मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁻6। तो खत्म हो गई कहानी, आपको सिर्फ 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी टर्म सेम है जो आपने पहले पढ़ी है। पार्ट पर मिलियन बेसिकली किसमें यूज होता है? जब आपकी सोल्यूट की क्वांटिटी बेहद कम होती है। आ रहा है समझ में? तो उनके लिए आप लोग किसको इस्तेमाल करते हो? पार्ट पर मिलियन को इस्तेमाल करते हो। किसको? पार्ट पर मिलियन। वो यही है, वो ये कहता है भैया 10⁻6 पार्टिकल में अगर 10⁻6 पार्टिकल है सॉल्यूशन के, तो उसमें कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े कम होते हैं, इसीलिए ये लिखा जाता है। आया सबको समझ में? पार्ट पर मिलियन इसी को बोला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको कुछ नहीं करना, पर मिलियन में 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। फिर आता है आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं मोलालिटी, जिसको आप किस में यूज करोगे? इस मोलालिटी की टर्म को आप लोग यूज करते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करते हो ज्यादातर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करते हो। अब ये मोलालिटी क्या होता है निकालना आना चाहिए। दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। पहली बार आपको दिखेगा कि डिनोमिनेटर में आप लोग सॉल्वेंट को लिख रहे हो, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट। आप लोग याद रखो मोल्स कैसे निकालते हो? दैट इज मास बाई मोलर मास। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे निकाला जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी को मोलालिटी कहते हैं। और मोलालिटी की जो यूनिट होती है, ऊपर क्या लिख रहे हो? मोल, नीचे क्या लिख रहे हो? पर केजी वेट, तो मोल पर केजी इसका यूनिट होता है। फिर आता है आपके पास मोलारिटी। मोलारिटी भी बहुत यूज होती है, ये स्पेशली आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर पाई में यूज होगी आगे जाके, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं मोलारिटी की बात करूं, कैपिटल एम, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और नीचे क्या लेते हो? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो। तो कम से कम इन चीजों को तो याद कर लो। आ रहा है समझ में कि 1 लीटर में सोल्यूट के कितने पार्टिकल है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलारिटी कहते हैं। और मोल्स कैसे निकालते हैं याद कर लो, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कई बच्चों को तो मोल्स निकालने नहीं आते, पूरी 12वीं खत्म हो जाती है, पता नहीं क्या करते हैं वो, है ना। उनको गर्लफ्रेंड के नंबरों के रट्टा मरवा लो, लेकिन उनसे ये सब चीजें नहीं होंगी। लास्ट में आता है नॉर्मेलिटी। तो देखो, जैसे मोलारिटी को आप लोग क्या लिखते हो? मोलारिटी लिखते हो मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, ऐसे ही, और साथ में एक और बात, मोल्स, और ऐसे ही नॉर्मेलिटी को कैसे लिखा जाता है? दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। तो यहां पर ऊपर मोल्स लिखा जाता है, तो यहां पर इक्विवेलेंट लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर फर्क क्या होता है मोल्स और इक्विवेलेंट में? तो मोल्स कैसे निकालते हो? दैट इज गिवन मास बाई मोलर मास, ऐसे निकलता है। तो वैसे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? दैट इज गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोलर मास नहीं लेते, वहां पर इक्विवेलेंट मास लेते हैं। अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास निकलता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। आ रहा है समझ में? इस तरह से निकाला जाता है, खत्म हो गई कहानी। तो यहां पर अगर नॉर्मेलिटी की बात करो तो कैसे लिखे थे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, जिसको जेड से लिखा जाता है। तो अगर ओवरऑल कोई फॉर्मूला पूछे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into volume of solution into n factor, जिसको z से लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो मैं पहले से पता है कि ये फॉर्मूला किसका है, ये वाला फॉर्मूला तो मोलारिटी का है। तो इसी तरह से रिलेशन निकाल सकते हो, दैट नॉर्मेलिटी
इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी है जो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया? बेटा यलगार पुराना हो गया, अब आ जाओ तुम लोग, बहुत नई नई न्यूज आ रही है। एक बात ध्यान रखना, 2020 से 2021 तक जिंदा जाना है अपने को, बस ये आप लोग ध्यान रखो। यलगार यलगार छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दो और अपने जिंदा रहने पे ध्यान दो। समझ में आ गया? बात खत्म। तो ये नॉर्मेलिटी होती है, सबको समझ में आ गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या होती है। अब देखो यहां पर सवाल काफी पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि भैया अगर नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है तो एन फैक्टर निकलता कैसे? तो देखो एसिड के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में कितने देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। जैसे कि अगर मान लो HCl की बात करें तो HCl टूटने के बाद एक H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। आया समझ में? बेस के केस में कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो अगर मैं बात करूं NaOH की, तो अगर मैं उसका पूछूं कि भैया कितने OH माइनस आयन देगा, सिर्फ एक ही तो है इसके पास, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखा जाता है। जैसे कि NaCl में बात करूं, बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? दैट इज +1। या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -1। तो इन दैट केस एन फैक्टर कितना हो गया? या तो आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, तो 1 ही हुआ। आयन के केस में कैसे निकालते हैं? आयन के केस में तो बहुत सिंपल है, जो टोटल ऊपर चार्ज दिखेगा। जैसे कि मान लो Fe+2 लिया, मैं पूछूं Fe+2 का एन फैक्टर बताओ, तो कितना लिखोगे? 2। क्यों? जितना चार्ज है उतना एन फैक्टर होगा। और यहां पर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कैसे लिखोगे? वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके हिसाब से लिखोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है, KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होता है, तो अपने को सबको पता है कि KMnO4 जो है बेसिकली एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं पूछूं इसका एन फैक्टर बताओ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, तो यहां पर Mn कितने पर है? +5 पर है ना? 5 पर ही है ना? नहीं, +7 पर है। तो यहां पर जो मैंगनीज है वो +7 पर है। मैंगनीज +7 से कहां चला गया? +2 पर। तो कितने का उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? कोई अगर +7 से +2 पर जा रहा है तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तभी जा रहा होगा। तो एन फैक्टर कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन गेन किए 5, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो गया? 5। तो KMnO4 के केस में, जो कि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने टोटल इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में गेन किए 5, तो एन फैक्टर हो गया 5। इस तरह से निकाला जाता है। सबको समझ में आया एन फैक्टर कैसे निकलता है? चलिए अब हम थोड़ी सी और स्टडी कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा जब आप किसी एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो? अगर आपने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो क्या होगा, और अगर आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया तो क्या होगा, नया कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर डिल्यूजन लो पढ़ेंगे, डाइल्यूट करने पर क्या होता है, और मिक्सिंग लो पढ़ेंगे, मिक्स होने पर क्या होता है। तो जरा आप ध्यान से आंखें खोल के देखिएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा था, ठीक है। उस सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कहता हूं उस सॉल्यूशन की इनिशियल मोलैरिटी थी M1 और उसका इनिशियल वॉल्यूम था V1। आया समझ में? वॉल्यूम V1 था और इनिशियल मोलैरिटी उसकी M1 थी। अब मैंने क्या किया, ऊपर से उसको डाइल्यूट करना शुरू किया। डाइल्यूट मतलब ऊपर से पानी डालना शुरू किया, और उसका जो वॉल्यूम है ना बेसिकली V1 से कितना हो गया? V2। तो अब सवाल आपसे पूछा गया कि इसमें क्योंकि आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया है तो नया मोलैरिटी कितना होगा, M2 का वैल्यू कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। अब जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंटेनर में आपने क्या करके रखा है, मान लो 100 ग्राम चीनी डाल के रखी है, 100 ग्राम उसके अंदर चीनी है, शुगर है, ठीक है, प्लस इसमें आपने पानी डाल के रखा था। आया समझ में? तो उससे आपने क्या कर रखा था, आपने यहां पर 1 लीटर का एक सॉल्यूशन तैयार करके रखा था। समझ में आया? अब मान लो मैं ऊपर से पानी डाल दूं, पानी डाल के इसको 1 लीटर के सॉल्यूशन को कितना बना दूं, 2 लीटर का सॉल्यूशन बना दूं। तो आपसे पूछा कि नया कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, यह सवाल पूछा, इसी को बोलते हैं मिक्सिंग। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या पानी डालने के बाद क्या शुगर की मात्रा चेंज हो जाएगी? नहीं, अभी भी शुगर की मात्रा तो उतनी रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया,
the moles of solute initially is always equals to the moles of solute finally. जितने इनिशियल मोल थे उतने ही फाइनल मोल रहेंगे, मोल्स तो इक्वल रहेंगे किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, शुगर तो अभी भी उतनी है, 100 ग्राम ही है, तुमने तो पानी डाला है। अच्छा, सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, अभी तुम पढ़ के आए हो, मोलारिटी कैसे निकालते हैं, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहां से मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ इनिशियल मोल निकालने हैं सॉल्यूट, कैसे निकालोगे, इनिशियल मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम, तो इससे इनिशियल मोल निकल जाएंगे विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम। आया सब कुछ में, इससे आप फाइनल मोल्स निकाल लोगे। तो यही इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डिल्यूजन लॉ बोलते हैं, डाइल्यूट करना, इसी को बोलते हैं डिल्यूजन लॉ, इसी को बोलते हैं डिल्यूजन लॉ, डाइल्यूट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, M1V1 इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू M2V2 इन द केस ऑफ डिल्यूजन। इनिशियल मोल्स हमेशा फाइनल मोल के बराबर होते हैं, समझ में आया, इसी को डाइल्यूजन लॉ बोलते हैं। और अब दूसरा केस लेते हैं अपन मिक्सिंग लॉ। मिक्सिंग लॉ का मतलब आपने क्या किया है, एक कंटेनर, 2 कंटेनर थे मान लेते हैं, एक कंटेनर में आपके पास सॉल्यूशन था कॉन्सेंट्रेशन M1 का, उसका वॉल्यूम था V1, एक कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन M2 थी और वॉल्यूम थी V2, और आपने क्या किया भाई साहब ने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो उसी को मिक्सिंग लो बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हो, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, इसी को मिक्सिंग लो बोलते हैं, दैट्स इट। जब आप मिक्स कर दो तो डिल्यूजन लो और मिक्सिंग लो में फर्क होता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो इसी को मिक्सिंग लो बोलते हैं। आया सबको समझ में, वेरी गुड, ये लड़की कितनी चहक रही है। तो अभी तक आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया। तो कौन कौन है जो इसको अभी देखो, आपको पता है कि अगस्त में रक्षाबंधन आता है, तो कौन कौन लड़का इस लड़की से राखी बंधवाना चाहता है, जस्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी हमारा ये हो गया एक पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन खत्म होगी। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी इन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम रियल टास्क पर आते हैं, असली चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो बेसिकली जब आप किसी गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हैं, अगर मान लो आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास गैस है, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स को अगर आप लिक्विड में घोलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए, दबाव डालना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ में, दबाव कैसे डलता, आप पिस्टन से दबाव डालिए, जैसे जैसे दबाव डालते जाएंगे ये गैस बेसिकली क्या होती जाएगी, इस लिक्विड में मिक्स होती जाएगी। यस, तो इसी को दिखाने के लिए, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया, ठीक है, हेनरी लॉ बोलते हैं उसे, जिसमें हम लोग किसी भी गैस को कोशिश करते हैं किसी भी लिक्विड में घोलने की, और गैस कितनी घुलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। समझ में आ गया, जितनी गैस घुलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे गैस उतनी घुलेगी। और उसी ब्याफ में हेनरी ने अपना लॉ दिया। हेनरी कहता है कि अगर आप किसी गैस को लिक्विड में घोलना चाहते हो तो आप प्रेशर मारिए, प्रेशर ज्यादा मत मारने ना, पोटी आ जाएगी, पर प्रेशर मारो जिससे गैस जो है लिक्विड में घुलती रहेगी। और मजे की बात है, जितना ज्यादा प्रेशर मारोगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। और गैस के घुलने की कॉन्सेंट्रेशन को आप किससे लेते हो, मोल फ्रैक्शन से। हेनरी ने किसको यूज किया, मोल फ्रैक्शन को यूज किया। और ये कहता था कि जितना ज्यादा आप पार्शियल प्रेशर बनाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है बेसिकली गैस की बढ़ती जाएगी। देखो यहां पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है यहां से हेनरी लॉ के हिसाब से। आया समझ में, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई साहब, ये कहते हैं कि ध्यान से समझना, इसको लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं इसको, उसको समझने का तरीका क्या है। अब उसको समझने का तरीका बड़ा ही स्पेशल है वैसे तो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बात बड़ी कॉमन है कि आप जितना प्रेशर डालोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, गैस के मोल्स बेसिकली लिक्विड फॉर्म में बढ़ते जाएंगे। आ रहे हैं समझ में। अब इसको उल्टे तरीके से पढ़ो। उल्टे तरीके से पढ़ने का मतलब यह है कि यहां पर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो डिपेंड करेगा कि उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कितने। जरा ध्यान से समझना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जितना आप प्रेशर बनाओगे गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में बढ़ते जाएंगे, ये मतलब निकलता है। यस, अब इसको उल्टा पढ़ो। मैं आपसे कहता हूं कि
ध्यान से सुनना इसको। गैस कितना प्रेशर बनाएगी ये डिपेंड करेगा कि उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कितने। गैस कितना प्रेशर बनाएगी डिपेंड करेगा कि उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कितने। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इसको जरा समझो, और इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ, जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस ब्याज पे अगर हेनरी लॉ को लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? हेनरी लॉ ये कहता है कि प्रेशर, गैस कितना प्रेशर बनाएगी वो डिपेंड करेगा कि गैस के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में कितने हैं। दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ लिक्विड। अगर इक्वालिटी चेक करें तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा? के एच इंटू एक्स। तो इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। आया समझ में? और यहां पर के एच क्या है? इसी को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता होती। जितनी वैल्यू के एच की ज्यादा होगी, समझ में आ गया? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जरा समझो, अगर आप के एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। आ गया समझ में? हायर इज द पी नॉट वेपर प्रेशर, मोर द वॉलेटिलिटी ऑफ द कंपाउंड। जितना ज्यादा पी नॉट की वैल्यू होगी उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस का, उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में? तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा आप इसको चेक करो। अब हेनरी लॉ फाइनली कैसे लिखा जाता है? दैट द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। और अगर कोई पूछे कि पी क्या है? पी है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। लिख लो, काम आएगा। प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। एक्स क्या है यहां पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। लिख लो, काम आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों आप क्या कर रहे हो इसका मतलब समझो। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जब गैस घुल रही है तो ये गैसियस जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। आया समझ में? तो बस इसी की बात कर रहा है वो। ठीक है, एप्लीकेशन कहां का यूज होता है हेनरी लॉ को? हेनरी लॉ को ना, ये जो होते हैं ना स्कूबा डाइवर्स, ये स्कूबा डाइवर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं हेनरी लॉ को। मतलब ये जो बहुत ही आपको पता है कि एक मैं मिस्टीरियस चीज बताता हूं आपको कि आज तक समंदर तल कितना गहरा है, इसकी गहराई तक इंसान नहीं जा पाया है। कारण बताता हूं। कई लोग सोचते हैं कि समंदर को हमने नाप लिया है, तो नहीं नाप पाए हैं हम लोग। कितना गहराई है कोई नहीं जानता। इंसान मैक्सिमम 11,000 मीटर नीचे गया है। 11,000 मीटर। और आपको बताता हूं 11,000 मीटर भी एक पनडुब्बी की सहायता से इंसान गया था, और जहां पर 20 मिनट से ज्यादा वो रह नहीं पाया था और ऊपर आ गया था। क्योंकि 11,000 मीटर जब आप जाते हो नीचे तो इतना ज्यादा प्रेशर बनता है, ऐसे लगता है इंसान को कि उसके ऊपर एक बड़ा सा जेट हवाई जहाज रख दिया गया है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से उसके नीचे तक जा नहीं पाया आज तक इंसान। आया समझ में? और उस प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर होता है। एक स्कूब, वो तो पनडुब्बी की सहायता से गया था। नॉर्मल अगर एक स्कूबा ये जो पहन के सूट बूट पहन के जाने वाला इंसान, वो तो बहुत ही कम लोग 500 मीटर से नीचे भी नहीं जा पाते। आपको बताता हूं 550-600 मीटर जो है बेसिकली, ये जो आपकी डॉल्फिन होती है यही नीचे जाती है। व्हेल तो 500 मीटर तक ही जाती है। और कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी के अंदर जो गैस होती है वो हमारे खून के अंदर मिक्स होने लगती है प्रेशर की वजह से। तो इतना प्रेशर आप झेल नहीं पाते, डेथ भी हो सकती है। और आपको बताया तो पूरी दुनिया में स्कूबा डाइविंग अकेला ऐसा एडवेंचरस गेम है जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है। आया समझ में? तो बहुत सोच समझ के स्कूबा डाइविंग करना। समझ में आया? तो प्रेशर का खेल है सारा। और हेनरी लॉ जो है, यहां पर आपको बता देता हूं हेनरी लॉ। कोका कोला के अंदर आप कितने प्रेशर में CO2 को मिक्स करते हो? कोका कोला के अंदर CO2 को मिक्स किया जाता है। ये हेनरी लॉ की बिहाफ पर होता है। स्कूबा डाइवर के पीछे जो सिलेंडर लगा होता है, या फिर वो भी, और साथ में जब वो नीचे जाता रहता है तो जितना वो प्रेशर फील करता है, बेसिकली वो सारी चीजें वो है हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। आया सबको समझ में? आई थिंक आ गया होगा। चलो वेपर प्रेशर को पढ़ते हैं। तो हेनरी लॉ खत्म, उसकी एप्लीकेशन पार्ट खत्म होगी। नाउ विल टॉक अबाउट वेपर प्रेशर। वेपर का मतलब भाप का प्रेशर का मतलब दबाव। आया समझ में? उसको पढ़ेंगे तो जरा आप चेक करो। वेपर की प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जरा समझो,
मैंने क्या किया, सपोज करो कि मैंने एक वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया, वॉलेटाइल जैसे कि आप लोग मान लो पेट्रोल ले लो, और अगर आप पेट्रोल को अगर आप बंद करके रखोगे तो पेट्रोल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, तो वो उसके मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से जल्दी कहां चले जाते हैं, गैस फॉर्म में चले जाते हैं। और गैस फॉर्म में जाने के बाद जब वो दबाव बनाते हैं चारों तरफ, समझ में आ गया, गिलास पे, गिलास के कॉर्नर पे, सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर जो दबाव बना रहे होते हैं, जो प्रेशर बना रहे होते हैं, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो प्रेशर उतना ही ज्यादा बनाएगा। समझो, आ रहा है समझ में? चलो तो आगे चलते हैं। इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मैं आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज बताता हूं। अब बढ़ने से पहले मैं मानूंगा सॉल्यूट, देखो सॉल्यूशन बनाना तो आपको क्या क्या चाहिए बताओ मुझे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है, ये तीसरे नंबर पर सॉल्यूशन है, अगर आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो आपको सॉल्यूट चाहिए, एक आपको सॉल्वेंट चाहिए, सही बात है। तो मैं मान लेता हूं कि सॉल्यूट हमारे पास बी है, बी टाइप का सॉल्यूट है और ए टाइप का सॉल्वेंट है। सॉल्यूट होगा तो उसमें सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, तो यहां पर एक बी का सॉल्यूट का पार्टिकल दूसरे बी के सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ एक ऐसा बॉन्ड के साथ, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के साथ, है ना, बैठा हुआ है। एक ए सॉल्वेंट पार्टिकल दूसरे ए सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ इस तरह से बैठा हुआ है। आया समझ में? तो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर मान लो आप यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो तो क्या होगा, एक सॉल्यूट का पार्टिकल अब बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, दो चीजें तभी मिक्स होती है जब वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। मतलब अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना चाहते हैं तो यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज वो दे हेट ईच अदर, वो मिक्स ही नहीं होंगे। जैसे आपको पता है कि क्या पानी और तेल मिक्स होते हैं क्या आपस में, डेंसिटी की वजह से नहीं होते, समझ में आ गया, बट दे हेट ईच अदर, वो नहीं होते, है ना। सो यहां पर ध्यान रखना है आपको। तो सॉल्यूट में मान के चलूंगा, बी को सॉल्वेंट मान के चलूंगा, ए को, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बनता है। अब जरा ध्यान से समझो, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहा जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट, जब आप क्या करो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो, मान लेते हैं, और मजे की बात, सॉल्यूशन बनाने के बाद जो आपके पास यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आती, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट किसको मान रहे थे, बी। मान लो बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 जूल का है। ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेसिकली मान लेते हैं अपन 20 जूल का है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, आया समझ में, जरा समझो। तो एक बी से कितना हुआ 5, एक ए से कितना हुआ 10, तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है वो ए और ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो उसी को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये 15 होना चाहिए, क्योंकि 10 2 का है तो 1 का 5 हुआ, 20 2 का है तो 1 का 10 हुआ, इनका ऑन एन एवरेज कितना हुआ 15, तो इसका 15 होना चाहिए। इसको आप उस वे से समझो कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब ए और ए के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए और बी के बीच का एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर है तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। और देखो इस दुनिया में सतयुग चला गया, आइडियल टाइप का कुछ नहीं होता, आया समझ में। तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन आपको बता दिया मैंने, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। जब ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे रोल्ट भाई साहब ने क्या किया था, एक लॉ बनाया था। अब आते हैं अपन रोल्ट लॉ को पढ़ते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ROULT, रोल्स लॉ। अब रोल्ट लॉ को पढ़ेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी रोल्ट लॉ क्या होता है। तो देखिए भैया, रोल्ट लॉ ये कहता है
जैसे हेनरी ने लिखा था वैसे ही रोल्ट ने लिखा, लेकिन हेनरी और रोल्ट में फर्क क्या है? देखो हेनरी बेसिकली क्या करता था, एक कंटेनर लिया, उसमें उसने एक गैस ली और उसने एक लिक्विड किया और दोनों को मिक्स कराने की बात बोल रहा था वो। इन दैट केस वो ये कहता था कि जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट, इसी को बोलते थे हेनरी लॉ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोल्ट लॉ। रोल्ट किस पे लगाया जाता है आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आपको रोल्ट में भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन रोल्ट लॉ किस पे लगाया जाता है? रोल्ट लॉ लगाया जाता है वोलेटाइल, वोलेटाइल लिख लो काम आएगा, रोल्ट लॉ लगाया जाता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए, जहां पर एक ऐसा लिक्विड लिया है आपने जो कि कैसा है, वोलेटाइल, तो बेटा उसी की गैस बनेगी। आ गया समझ में? वहां पर तो क्या था कि हेनरी लॉ में आपने एक ऐसा लिक्विड लिया था जो वोलेटाइल नहीं था और एक गैस ली थी जिसको आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर तो आपने एक ऐसा लिक्विड ही ले लिया जो वोलेटाइल है, और क्योंकि वो वोलेटाइल है तो वो अपनी ही गैस प्रोड्यूस करेगा, और इसी के ऊपर रोल्ट ने अपना लॉ दिया था। वो भी यही कहता था, वो भी यही कहता था कि जो वोलेटाइल सिचुएशन में जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसकी गैस जो वेपर प्रेशर बनाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है उस गैस के इन लिक्विड फॉर्म। ये सेम बात बोल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि हेनरी बताता था अलग से गैस और अलग से लिक्विड को मिक्स करने का तरीका, रोल्ट बताता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसकी खुद की गैस है, तो वो जो खुद की गैस है वो कितना प्रेशर बनाएगी वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन कितने हैं। बस यही कहानी है, जरा आप चेक करो। अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगेन वो वही बात बोल रहा है, लेकिन ये बात जो है बेसिकली किसके लिए बोलता है? वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए। बस मेन चीज यही है, बच्चों में ये चीज समझ में नहीं आती। आप लोग याद रखना कि रोल्ट लॉ बेसिकली वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए था, हेनरी लॉ बेसिकली नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए था। अब उसके बाद रोल्ट लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करता है, तो जरा आप चेक करना यहां पे रोल्ट लॉ आपने क्या किया जरा समझो। आपने ना एक ना सॉल्यूट लिया ए जो कि वोलेटाइल है, आपको मैं समझाता हूं, जो कि वोलेटाइल है, और अगर सॉल्यूट है वोलेटाइल है तो हम मान लेते हैं कि उसकी ऑब्वियसली गैस फॉर्म में सब्सटेंसेस तो होंगे, और ये गैस कितना प्रेशर बना रही है? PA0। ध्यान से समझना, इस पूरे कंटेनर में सिर्फ सॉल्यूट ए है जो कि वोलेटाइल है। इस केस में वो कितना प्रेशर बना रही है? वेपर प्रेशर PA0, क्योंकि सिर्फ प्योर है तो PA0 बोल दिया। इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट बी, और अपन मानते हो कितना प्रेशर बना रही है? PB0, प्योर फॉर्म में वो इतना प्रेशर बना रही है। अब अगर मान लो आपने सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी को मिक्स कर दिया, जरा समझना, ए और बी को अगर आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? यह सवाल पूछा। वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ PA प्लस वेपर प्रेशर ऑफ PB, अलग अलग वेपर प्रेशर के समेशन के बराबर होता है। समझ में आया? अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो सॉल्यूशन का टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप PA कैसे निकालोगे? अभी आप रोल्ट लॉ में पढ़ के आए हो। रोल्ट लॉ में क्या पढ़ के आए हो कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। PA कितना होगा? वो XA के लिक्विड फॉर्म में अपन मान लेते हैं A कितना है? A का मोल फ्रैक्शन XA। लिक्विड फॉर्म में B का मोल फ्रैक्शन कितना है? XB। आया समझ में? तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA। ये एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया। इसी तरह से PB की वैल्यू कैसे निकलेगी? PB की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी? XB के, अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ। और PB की प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो PB इक्वल्स टू क्या लिखोगे? PB0 इंटू XB। अब आपके दो इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को ये तीसरी इक्वेशन में रख दो, रिजल्टेंट इक्वेशन में, आपके पास आपका रोल्ट लॉ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहां पर PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो यहां पर PA की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज PA0 XA। PB की वैल्यू कितनी आ गई? PB0 XB। इन दोनों की वैल्यू को PA प्लस PB में रख दो तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? दैट इज PA0 XA प्लस PB0 XB। सिंपल है।
कुछ भी नहीं है इसमें। आया सबको समझ में? मैंने बोला एक्स बी, तो यहां पर मेरी ये जो है ना एक्स बी वो खुल गई। भाई मैं तेरे को बुलाया नहीं, जाना है यहां से। देखो हमारे यहाँ पर मेरे पास जो सैमसंग है उसके अंदर अपने आप से ही यहाँ पर उसका नाम एक्स बी है इसीलिए वो खुल गया। चलो तो बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया यहाँ पर सीन क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है? अगर आप किसी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो और उनके मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, एक के एक्स ए और दूसरे के दे रखे हैं एक्स बी, तो उनका टोटल कितना होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। अब आप क्या कर सकते हो? एक्स ए की वैल्यू रख सकते हो। एक्स ए की वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस एक्स बी हो सकती है, ये वैल्यू उठा के रख दो, या एक्स बी की वैल्यू उठा के रख दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फाइनली क्या निकल के आया? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर है, और अगर मैं यहां पर एक्स ए की वैल्यू रख देता हूं 1 माइनस एक्स बी, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। इसी को बोलते हैं रोल्ट लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रोल्ट लॉ इन द केस ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस आर वोलेटाइल। आ गया समझ में? तो वो टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट करेंगे? पीटी, दैट इज पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और साथ में क्या लिखा है? एक्स बी। अब आप मजे की बात बताता हूं, ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये कब आया? जब आपने एक्स ए का वैल्यू पुट किया तब आया। अब मैं आपको बता दूं इसको यूज कब करना है। जब आपके पास पी बी नोट का वैल्यू किससे ऊपर हो? पी ए नोट से, तब आप इसको यूज करोगे। आ गया समझ में? बट अगर उल्टा हुआ तो मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, इसका ट्रिक है ये। सब लोग ट्रिक समझ लेना, कई बच्चों को ट्रिक नहीं आती है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब क्वेश्चन के अंदर पीबी नोट की वैल्यू किससे बड़ी दे रखी हो? पीए नोट से, तब आप ये यूज करोगे। बट उल्टा हुआ तो, मान लो पीए नोट की वैल्यू जो है बेसिकली पीबी नोट से बड़ी हुई, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? एक्स बी का वैल्यू रखना है, दैट इज 1 माइनस एक्स ए, और रखोगे तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा? तो इसके दो फॉर्मूले बना सकते हो आप, दैट इज पीबी नॉट प्लस पीए नॉट, निकाल के देख लेना, माइनस पीबी नॉट, क्योंकि पीए अब पीबी से बड़ा है ना, इनटू क्या होगा? एक्स ए। तो यहां ध्यान रखना, अगर यहां बी लिखा है तो मोल फ्रैक्शन भी किसके लेने हैं? बी के, क्योंकि ए तो रिप्लेस हो गया। अगर यहां पर ए लिखा है तो मोल फ्रैक्शन किसके लोगे? ए के, क्योंकि बी तो रिप्लेस हो गया। आया सबको समझ में? इसी को रोल्ट लॉ कहते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा एक और बात, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आप लोग याद रखो एक्स ए और एक्स बी है क्या? एक्स ए यहां पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फॉर्म। बेटा दोनों में फर्क है, ये लिक्विड फॉर्म में उनके मोल फ्रैक्शंस हैं। लेकिन अगर आप यहां पर डोल्टन लॉ लगाओ, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, जरा ध्यान से समझना, उस कंटेनर में आपने दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस ले रखे हैं, दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस ले रखे हैं। आया समझ में? ये सब्सटेंस ए और ये सब्सटेंस बी, ये दोनों वोलेटाइल हैं। और मैं मानता हूं कि गैसेस फॉर्म में इसके ए के मोल फ्रैक्शन है वाई ए, गैसेस फॉर्म में बी के मोल फ्रैक्शन है वाई बी। ये मोल फ्रैक्शन है बेटा। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो और वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब एक्स वाले कौन से हैं? जो एक्स वाले आपने यूज किए ना प्रीवियसली, वो एक्स ए एक्स बी तो लिक्विड फॉर्म में थे। ये वाई ए वाई बी क्या है? ये गैस फॉर्म में उनके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। यहां पर आप डोल्टन लॉ लगा सकते हो, और डोल्टन लॉ ये कहता था कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो पीए प्रेशर बन रहा है गैस की वजह से, क्योंकि गैस ही प्रेशर बनाती है, तो पीए प्रेशर जो बन रहा है वो मोल फ्रैक्शन होंगे गैस फॉर्म में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन प्रेशर उतना ही ज्यादा। तो पीए वाई ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, पीबी वाई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अगर आप डोल्टन लॉ लगाओगे तो पीए किसके बराबर आ गया? दैट इज वाई ए इंटू टोटल प्रेशर पीटी। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। और ये कहां से आया? ये डोल्टन लॉ से आया है। बहुत आसान, बस समझने की बात है। ये डोल्टन लॉ से आया। और जब आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे दैट पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये कहां से पढ़ के आए थे? ये रोल्ट लॉ से पढ़ के आए थे। दोनों में फर्क है, ये रोल्ट लॉ से पढ़ के आए, ये डोल्टन लॉ। लेकिन दोनों किसको बता रहे? पार्शियल प्रेशर को ही बता रहे, तो दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। इसीलिए यहां पर नीचे रख दिया गया पी ए नॉट एक्स ए विच इज इक्वल्स टू वाई ए पी टी। ये तो किसकी वजह से आया? रोल्ट लॉ की वजह से। ये किसकी वजह से आया? डॉल्टन लॉ की वजह से। और दोनों क्योंकि पार्शियल प्रेशर को बता रहे, तो दोनों को इक्वल रख दो। इस पे भी सवाल बहुत आते हैं। इसी तरह से पीबी नॉट एक्स बी किसके बराबर होगा? वाई बी पीटी के बराबर होगा। रोल्ट लॉ डोल्टन लॉ बता तो वेपर प्रेशर को ही रहे ना। आया समझ में? चलिए
अब हम यहां पर रोल्ट लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं रोल्ट लॉ का। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने क्या किया जरा आप चेक करना। आपने पीए प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, पीए प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको याद होगा, ठीक है। उन्हीं इक्वेशन को आप लोगों को सहारा लेना है। आप लोगों ने यहां पर पीए प्रेशर का इक्वेशन लिखा था रोल्ट लॉ के हिसाब से, एक्सए पीए नॉट लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। आपने पीवी प्रेशर का एक इक्वेशन लिखा था, दैट इज एक्स बी पीबी नॉट लिखा था कि नहीं लिखा था, यस। और फिर आपने टोटल प्रेशर निकाला था पीटी, वो किसके बराबर था, पीए प्लस पीबी के बराबर था, यस और नो। और जिसका फॉर्मूला आप लोग निकाल के आए थे, पीटी किसके बराबर था आप लोग याद करो, दैट इज पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट, याद है, इंटू यहां पर क्या लिखे थे, एक्स बी निकाले थे, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आए हो। तो इक्वेशन आपके पास तीन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये आपकी तीसरी इक्वेशन। इनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसी को रोल्ट लॉ का ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ जो बनता है रोल्ट लॉ का, वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। तो उस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाता हूं मैं आपको, जरा आप चेक करो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जरा समझो। आप देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो इस लाइन की, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये बात करो तो क्या इसका कंपैरिजन y इक्वल टू एम एक्स से नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि कहां से जाएगी, ओरिजिन से। तो कहां है वो लाइन, ये रही पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से जा रही है, यस, स्ट्रेट। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन थी, कौन सी, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। अब देखो ये भी क्या है, y इक्वल टू एम एक्स से कंपैरिजन नहीं कर सकता क्या मैं इसका, समझ में आया। अब यहां पर क्या है, x से 0 से 1 है, तो x भी इस तरफ जा रहा है, ये 0 से 1 तक x भी, यहां पर x से यूं जा रहा है तो x भी यूं जा रहा है। उसके बिहाफ पे अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को बनाना चाहूं, लाइन के रूप पे ड्रॉ करना चाहूं, तो कैसे करूंगा, ये वाली लाइन है, जरा आप चेक करो, ये वाली लाइन, ये पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी का लाइन है, जो कि ओरिजिन से ही जा रहा है बच्चों। यहां से एक लाइन खींच लो, तो यहां पर ये ग्राफ ऐसा होगा जिसके दो दो ओरिजिन, यहां से ये ओरिजिन से लाइन ये जा रही है, कौन सी, पी ए नोट एक्स ए वाली, एक लाइन यहां से जा रही है पीबी नोट एक्स बी वाली। आ रहा है समझ में, इन दोनों के टोटल को पीटी बोलते हैं, तो दोनों के हाईएस्ट पॉइंट को जोड़ लो, यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका टोटल प्रेशर है, इसी के ग्राफ को रोल्ट लॉ का ग्राफ बोलते हैं। तो रोल्ट लॉ का जो ग्राफ आता है वो अपने आप में अहमियत रखता है। वो ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है आप लोग याद रखिएगा, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और इनको आपस में जोड़ा जाता है, ये होता है रोल्ट लॉ का ग्राफ। आया सबको समझ में। अब अपन चलते हैं आगे। रोल्ट लॉ किसके लिए डिफाइन होता था, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन होता था। आया सबको समझ में। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए रोल्ट लॉ डिफाइन होता है, तो इसका मतलब आइडियल के अलावा, आइडियल तो कोई दुनिया में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होता होगा, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो हम कंपेयर करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, कंपैरिजन करते हैं। चलो तो चलो कंपैरिजन करते हैं। लड़का कितना खुश हो रहा है, आप लोग बताओ, कंपैरिजन करना चाहते हो क्या, आप लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हो। पूरा चैप्टर जो पढ़ के जाएगा ना, टॉपर वही है, बाकी सब तो टाइम पास करे ले हैं, फीस भरे ले हैं नीट के फॉर्म की, कुछ नहीं होने वाला। क्या आप लोग अब कंपैरिजन पढ़ना चाहते हैं, चलो नाउ विल डू द कंपैरिजन। भूख लग जाती है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। नाउ दिस टॉपिक इज रियली किलिंग टॉपिक, ओके। चलो, तो मैंने एक तरफ लिखा आइडियल सॉल्यूशन, तो दूसरी तरफ लिखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस ना पूरी टेबल को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखना, क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आप लोग तैयार हो क्या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंपैरिजन पढ़ने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बोलो। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा बच्चा पार्टी तैयार है। सबसे पहले ऊपर देखो, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हर पॉइंट पे
रोल्ट लॉ को फॉलो करता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हर पॉइंट पे रोल्ट लॉ को फॉलो करता है। मतलब उसका ग्राफ ऐसे आएगा जो भी आप थोड़ी देर पहले बना के आए थे। नीचे देखो ग्राफ दिया हुआ है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। उसकी जितनी भी लाइनें होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। आ रहा है समझ में? जैसे कि अभी जो ग्राफ बना के आए थे, जितनी भी लाइनें होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व नहीं होगा और एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसे होते हैं, वो रोल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। आ गया समझ में? यहां पर ध्यान से सुनना, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? जिनके ग्राफ जो है रोल्ट लॉ के ग्राफ को फॉलो नहीं करते। अब नहीं करने का मतलब क्या है? नहीं करने का मतलब है या तो वो रोल्ट लॉ से ऊपर की तरफ होंगे या वो रोल्ट लॉ से नीचे की तरफ होंगे। अगर वो ग्राफ रोल्ट लॉ से ऊपर की तरफ है तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे कि पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि रोल्ट लॉ के ग्राफ के ऊपर बने होते हैं, कर्विक सिचुएशन में ऊपर बने होते हैं, ऊपर पॉजिटिव डेविएशन होता है उनका। आया समझ में? मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। अगर ग्राफ ऊपर बन रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिवली डेविएटेड ग्राफ। अगर ग्राफ नीचे बन रहा है तो वो कहलाएगा नेगेटिवली डेविएटेड ग्राफ। तो दोबारा समझना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्क क्या है? आइडियल सॉल्यूशन हमेशा रोल्ट लॉ को फॉलो करता है, उसकी लाइंस एकदम स्ट्रेट होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर ग्राफ ऊपर हुए तो उसको पॉजिटिवली डेविएटेड कहेंगे और अगर ग्राफ नीचे हुए तो उसको नेगेटिवली डेविएटेड कहेंगे। बात खत्म हो गई। नाउ इसको जरा समझो। अब यहां पर कलाकारी है सारी की सारी, जरा आप चेक करना। अब यहां से फर्क मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। पॉजिटिव वाले ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव वाले नीचे की तरफ होते हैं। पहला सबको समझ में आ गया। ये रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते और डिसओबे करते हैं, ये भी डिसओबे करते हैं। और ये पॉजिटिव वाला ऊपर ग्राफ बनाता है, नेगेटिव वाला नीचे ग्राफ बनाता है। आया सबको समझ में? अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें ये इक्वेशन एकदम स्ट्रेट लाइन की होती है। पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पीबी इक्वल्स टू पीबी नॉट एक्स बी और टोटल प्रेशर पी ए प्लस पीबी के बराबर होता है। आया सबको समझ में? ये तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट आइडियल तो कुछ होता नहीं, तो नॉन आइडियल में क्या होता है? यहां पर पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होता। यहां पर पीबी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होता। यहां पर टोटल प्रेशर पी ए प्लस पीबी के बराबर नहीं होता। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली डेविएटेड है। अब जरा इसका मतलब समझो। अगर पॉजिटिवली डेविएटेड आ रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएटेड के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है बेसिकली वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी ए प्लस पीबी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर वेपर प्रेशर पी ए प्लस पीबी से ज्यादा होता है। सबको समझ में आया? टॉपर वही है जो ढंग की चीज पढ़ के जाएगा। सवाल तो इसी में से आते हैं, चुन्नू मुन्नू सवाल थोड़ी आएंगे। आया सबको समझ में? और जब काम का टॉपिक आता है तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, भग जाते हैं। तो काम के टॉपिक तो यही है। अब अपन आते हैं यहां पर, आ जाओ। ये प्रेशर ज्यादा बनेगा क्योंकि पॉजिटिवली डेविएटेड है। पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा ही बन रहा है, इसलिए तो पॉजिटिवली डेविएटेड है। नेगेटिव में क्या होगा? पीए नॉट प्लस पीए नॉट इंटू एक्सी के बराबर नहीं होगा, पीबी नॉट प्लस इंटू एक्सबी के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर आएगा ना वो कम होगा पीए प्लस पीबी के, क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड है। वेपर की प्रेशर वैसे ही बहुत कम बन रही है। आया समझ में? सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर टोटल चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज जीरो। डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर ऑलवेज जीरो होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। और नेगेटिवली डेविएटेड के अंदर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। तो देखो अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग। इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है, बेहद आसान है। जब वेपर ज्यादा बन रही है इसका मतलब इंटरेक्शन वीक है, इंटरेक्शन वीक है। और जब वेपर कम बन रही है इसका मतलब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं आपको समझाता हूं इंटरेक्शन। चौथे पॉइंट पर लेके चलता हूं।
चौथे पॉइंट में आपको मैंने पहले ही बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर ए और बी का इंटरेक्शन ए और बी के एवरेज इंटरेक्शन के बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें फोर्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ पॉजिटिवली डेरिवेटेड सॉल्यूशन, तो इन दैट केस आपको पता है कि वेपर बहुत ज्यादा बन रही है। कहीं पे अगर वेपर ज्यादा बने तो आइडियली आप खुद सोचो, अगर वेपर ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जो दो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को नफरत करते हैं, तभी तो वो हेट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो कम टेम्परेचर देने पर ही वो हवा में चले गए। वेपर ज्यादा बन रही है जिसका मतलब इंटरेक्शन वीक है। आया समझ में? दे हेट ईच अदर। पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर मॉलिक्यूल हेट ईच अदर, तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो इसी वजह से वो आसानी से वेपर बन जा रहे हैं। और वेपर आसानी से बन गए तो वो क्या कहलाएंगे? पॉजिटिवली डेविएटेड। यहां पर पॉजिटिवली डेविएटेड के अंदर इंटरेक्शन वीक होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये देखो ए बी का इंटरेक्शन वीक है, लेसर है एज कंपेयर टू ए एंड बी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए इथेनॉल, मिथेनॉल एंड वाटर ये मिक्स नहीं होते, मिथेनॉल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, इथेनॉल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, वो पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। और अगर हम लोग नेगेटिवली डेविएटेड की बात करें, क्योंकि नेगेटिवली डेविएटेड मतलब वेपर कम बन रही है, इसका मतलब क्या है? दोनों में प्यार बहुत है, दोनों में प्यार बहुत है, इसलिए तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो यहां पर जो इंटरेक्शन है ए और बी की वो काफी ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू ए और बी। दे लव ईच अदर, ए और बी लव ईच अदर। सो पॉजिटिवली डेविएटेड में ए और बी हेट ईच अदर, हेट, और नेगेटिवली डेविएटेड के अंदर ए और बी लव ईच अदर। आया सबको समझ में? ये मतलब निकलता है इसका। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है। और याद करने वाली परफेक्ट बात अगर मैं बताऊं तो मतलब क्या निकलता है मेरी तरफ से, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात बोलूं तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये निकलता है, जरा आप इसको चेक कर लेना। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा वी 0 होता है। आया समझ में? और दे हेट ईच अदर, ये सबसे मेन चीज है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिव में डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वी की वैल्यू मी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। नेगेटिव में डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको बोलते हैं, इसको डिफरेंस को अगर आपने समझ में आ गया, ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले है। इसको समझने का तरीका है, अगर कोई पॉजिटिवली डेविएटेड है इसका मतलब वेपर ज्यादा बन रही है, वेपर ज्यादा बन रही है इसका मतलब मॉलिक्यूल हेट ईच अदर। समझ में आ गया? यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तभी वेपर ज्यादा बन रही है। समझ में आया? ये बस यही कहानी है। चलो, तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं, विच इज अगेन अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सॉल्यूशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब आपका रियल टॉपिक आया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलें, आप लोग तैयार हो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए? कौन कौन तैयार है? एकदम जल्दी से बताओ, हु इज रेडी फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ओके, दोबारा बोलता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on the quantity of solute। solute की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ solute बहुत इंपॉर्टेंट है। colligative properties are those properties which only depends upon the quantity of solute, जो solute की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। आप नाम देख लो मैं किसकी बात बोल रहा हूं, solute की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब colligative प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है? 4 तरह की colligative प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। पहला है एलिवेशन, पहला है हमारे पास RLVP, ये फर्स्ट है जिसको हम पहली बार में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी। सबसे पहले अपन RLVP की बात करते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब होता कुछ यूं है, अगर मैं यहां पर किसी प्योर सब्सटेंस को ले लूं, प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस को लूं,
ठीक है, तो होगा कुछ यूं, अगर ये वोलेटाइल है तो क्या करेगा, ये गैसियस फॉर्म में जाएगा, आ रहा है समझ में, और प्रेशर बनाएगा। अब क्योंकि अभी ये सिर्फ प्योर ही है तो इसके वेपर प्रेशर को बोल देता हूं पी ए नोट। अब अगर अचानक से आपने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से समझना है इसको, तो होगा कुछ यूं कि इसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि अब आपकी जो सरफेस है वो बेसिकली सॉल्यूट के पार्टिकल से भी क्या है, कवर्ड है। अब यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं है, यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं। इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल तो नॉन वोलेटाइल हैं, दीज आर नॉन वोलेटाइल, तो क्योंकि सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की क्वांटिटी कम हो गई तो पक्का यहां पर जो गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। दिमाग लगाओ, आ गया समझ में, वो भी कम हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? यस यस नोबिता यू कैन कम। हम कौन रोक सकता है किसी को वाईटी में। तो बेसिकली होता कुछ यूं है कि अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया आपने और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के चक्कर में वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। और उसी वेपर प्रेशर की कमी को कैसे दिखाया जाता है जरा आप चेक करो। वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई, वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई, प्रेशर में कमी क्यों आई, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड किया। आ रहा है समझ में? तो आप जरा चेक करो, बताओ पहले वेपर प्रेशर कितना था, पीए नोट, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पीए नोट लिया था। बाद में मान लो वेपर प्रेशर हो गया पी डिवाइड बाई पहले वेपर प्रेशर कितना था, पीए नोट। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव, रिलेट करना, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, समझ में आ गया। और जब आप रिलेटिव कंपैरिजन करते हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लेते हो जो आप, तो मतलब पहले कितना था बाद में कितना हो गया, उसको आपके पहले वाली सिचुएशन से डिवाइड कर दो तो ये रिलेटिव कंपैरिजन हो गया। और बेसिकली ये रिलेटिव लोवरिंग आई क्यों, ये आई सोल्यूट को ऐड करने से। तो इन दैट केस आपको क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन लेने हैं सोल्यूट के। आया समझ में? इसी को बोलते हैं आरएलवीपी। तो यहां पर रोल्ट यही कहता था कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आरएलवीपी, ये एक्चुअली जितना आपने सोल्यूट ऐड किया है उसकी क्वांटिटी उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होगा, एक्सबी। एक्सबी कैसे निकालते हो, एनबी अपॉन एनटी, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ऐसे ही निकाला जाता है। यस और नो? अब एनबी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यूबी अपॉन एमबी, ऐसे निकाल सकते हो। फॉर्मूले तो आपको सबको पता ही है, इसी को आरएलबीपी बोलते हैं। अब अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? तो मैं आपको समझाता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे निकालते हो। आप किसी सब्सटेंस को गर्म करो, मान लो एक कंटेनर लिया उसमें पानी डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, पानी। सो दिस इज वाटर, मान लेते हैं पानी। अब उसको आप गर्म करो, नीचे से ताता करो, ताता समझते हो, गर्म करो, हीट लगाओ। जब इसको गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पानी किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में। और जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा तो ये प्रेशर बनाएगा, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब इस स्टीम का वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जब इस स्टीम का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, उसके बराबर हो जाए, बस उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जरा समझो उसको ग्राफिकली कैसे समझाऊंगा। ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, आपने क्या किया, धीरे धीरे सॉल्वेंट यानी कि पानी को गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए 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 और एक टाइम ऐसा आया जब ये किसको टच कर रहा है, जरा आप देखो 1 atm को टच कर रहा है, दिखाई दे रहा है सबको 1 atm को, समझ में आया? अब बस इसी पॉइंट को, यही टेम्परेचर आप नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, पानी का या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में? तो इस ग्राफ को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल था। आप धीरे धीरे क्या करो, सॉल्वेंट के टेम्परेचर को बढ़ाओ, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो 1 atm की लाइन को काटेगा,
बस उसी टाइम पे जो टेम्परेचर है उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। आया सबको समझ में? अब मजे की बात आपने क्या करी, मैं मान लेता हूं कि मैं पानी के अंदर, मैं उस पानी के अंदर नमक डाल दूं, ऊपर से क्या डाल रहा हूं, नमक, सॉल्ट डाल देता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसमें नमक डाल दिया, शुगर डाल दी, शुगर डाल दो, आपकी मर्जी है, शुगर डाल दो, तो आपको पता है कि आपने क्या किया, एक पानी जो कि वोलेटाइल सब्सटेंस है उसमें एक नॉन वोलेटाइल चीज डाल दी, शुगर एक नॉन वोलेटाइल चीज होती है, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो देखो पहले सॉल्वेंट की लाइन ये थी, अचानक से जैसे आपने उसके अंदर चीनी डाल दी तो अब सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो नीचे आ गया। अब क्या होगा, अब क्योंकि आपने ऐसी चीज डाल दी जिससे उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपने हीट करना शुरू किया, करा 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 करते गए करते गए करते गए करते गए, अब वो 1 atm की लाइन को कहां काट रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब देखो आप जरा चेक करो, अब जो आपके पास टेम्परेचर आ रहा है टीबी, वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है, पानी के अंदर जो आपने शुगर डाल दी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली जरा आप चेक करो ग्राफिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीबी की वैल्यू टीबी नॉट से ज्यादा है, यस और नो, टीबी की वैल्यू टीबी नॉट से ज्यादा है। अब आपको मजे की बात बताता हूं, प्योर पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है तो अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो वो अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा पक्का। अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो वो पक्का 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे बॉईल होगा। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आया समझ में? अब यह याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या निकल रहा है, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। अब कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो उसको कैसे निकालोगे, डेल्टा टीबी से। कितना बढ़ गया भी, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ऐसी तो निकालते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट। और अब कितना बढ़ गया उसको पॉजिटिव में निकालना चाहते हो भाई, पहले मान लो 100 था, अब हो गया 101, तो कैसे निकालोगे, 101 माइनस 100, ऐसे तो निकालोगे, 101 माइनस 100, तभी तो पता लगेगा कितना बड़ा डेल्टा टीबी का वैल्यू। आया समझ में? तो एक चीज याद रखनी है कि यहां पर डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर होता है। पहली चीज तो ये हो गई, समझ में आया डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं। अब मजे की बात, एक बताओ मुझे कि ये डेल्टा टीबी की बात आप कर क्यों रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड किया था, सोल्यूट के चक्कर में आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया, यस। तो अब डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टीबी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट आपने ऐड किया है, और इन दैट केस कॉन्सेंट्रेशन क्या ली जाती है, मोलालिटी। आप लोग याद रखोगे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मोलालिटी। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे मोलालिटी यूज किया गया क्योंकि यहां सारा खेल टेम्परेचर का था, तो मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है इसलिए यूज किया गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो केबी आएगा, डेल्टा टीबी इज टू केबी इंटू एम, स्मॉल एम। आया समझ में? और अगर आपने m की वैल्यू 1 कर दी किसी भी तरह से तो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट kb के बराबर होगा। और kb की वैल्यू वाटर के केस में होती है 0.52, जो आपको रट्टा नहीं मारनी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप नमक डाल दो पानी में तो पक्का अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली वो 100 से ज्यादा निकल के आएगा, 100%। वेरी गुड, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो अब आगे चलते हैं, तो बहुत बढ़िया, ये लड़का आपको शाबाशी दे रहा है, ले लो शाबाशी और आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले अपन ये तो समझ लें कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, यही नहीं पता अपने को, तो चलो फ्रीजिंग पॉइंट बताता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसको ग्राफिकली समझना जरा, मैं ग्राफिकली समझाऊं तो जरा आप इस ग्राफ को देख लो, इस तरफ एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से समझना। मैं आपसे कहता हूं, अब आप कहोगे सर सॉलिड का कहां वेपर प्रेशर होता है, तो मैं आपको बताता हूं इस दुनिया में हर चीज का वेपर प्रेशर होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, बट होता जरूर है। अब देखो मान लो कि एक सॉल्वेंट लिया, उसके लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर का जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, समझ में आ गया। लिक्विड फॉर्म में ये ग्राफ आ रहा है मान लेते हैं,
सॉलिड फॉर्म में अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। ये ग्राफ आ रहा है। अब ये ग्राफ दोनों जिस जगह पे काट रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टीएफ। अब आप महानुभाव ने क्या किया, ठीक है, आप महानुभाव ने क्या किया, उसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब आपको पता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाओगे, सही है, तो आपको बताता हूं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कभी भी फ्रीज नहीं होता। तो वो ग्राफ, ये फ्रोजन लाइन तो यही रहेगी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तो प्रेजेंट है ना। इन दैट केस अचानक से लिक्विड सॉल्वेंट में जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, अचानक से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये भी पढ़ के आया हो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अब उसको ठंडा करो, धीरे धीरे सॉल्यूशन को ठंडा करते 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 ये लाइन जहां पर काट रही है, इसी कटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आ गया समझ में? अब आपको पता लग रहा है यहां से कि एक्चुअली जब आपने सॉल्यूशन बना दिया, इन दैट केस जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो प्योर फॉर्म के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है? कम। इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अदर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपने पानी में नमक डाल दिया तो पक्का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो 0 से कम यानी कि -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। आया समझ में? और वो वैरायटी में फ्रीज होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, समझ में आया? अब इसी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो ये याद करने की जरूरत है, ज्यादा में से कम को घटाओ। सबसे पहले तो ज्यादा कौन है? टीएफ नॉट। कम कौन है? टीएफ। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टीएफ? अगेन सेम फॉर्मूला है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल एम। यहां पर सेम चीज ली है, लेकिन बस फर्क यही है कि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि केएफ इंटू एम के बराबर होगा। केएफ को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आया समझ में? तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अगर आप लोगों ने यहां पर एम की वैल्यू कैसे भी 1 कर दी तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो गया? डायरेक्टली केएफ के, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो गया। इनकी यूनिट्स आप लोग याद रखो, आप खुद से यूनिट भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने नमक डाल दिया तो पक्का पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा 100%। बहुत बढ़िया। अब तो एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं चैप्टर के, आप लोग बधाई के पात्र हो। तो देख लो आप लोग 900 के करीब 800 के करीब बच्चे थे, सॉल्यूशन में आ गए 514। तो 300 बच्चे तो वैसे ही भाग गए। ऐसे ही होता है जब अपन फॉर्म भरते हैं ना नीट का, तो नीट का फॉर्म भरते हैं 16 लाख, तो उसमें से 30% बच्चे तो वैसे ही कुछ काम के नहीं होते, तो वैसे ही भाग जाते हैं। तो ये वैसा ही सीन है सारा का सारा। चलिए आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पे चलते हैं। पूरा चैप्टर करके जाना, मजा आपको तभी आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? मैं आपको ऑस्मोसिस का सिंपल तरीका बताता हूं। देखो, मान लो कि आपने कंटेनर लिया, कंटेनर कैसा है जरा आप चेक करना, मैं आपको इस तरह से बना के दिखा देता हूं। एक आपने कंटेनर लिया ऐसा, ठीक है, और उसके बीच में आप लोगों ने क्या किया? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने अंदर, छोटे पार्टिकल को फ्लो करने देती है। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल को परमिशन देता है, कहता है सॉल्वेंट पार्टिकल तुम जाओ बहो। ये अगर कोई सॉल्वेंट पार्टिकल यहां होगा तो वो इससे जा सकता है, यहां पर आ सकता है, लेकिन वो सॉल्यूट पार्टिकल को परमिशन नहीं देता। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है वो साइज में सॉल्वेंट पार्टिकल से बड़ा होता है। आया समझ में? ये रीजन होता है, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज में हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल से बड़ा होता है, इसलिए सॉल्यूट का पार्टिकल कभी नहीं निकल पाता, सॉल्वेंट का पार्टिकल निकल पाता है। अब आप जरा चेक करो, अगर मैंने इस तरफ, मान लेते हैं कि अब ये तो ऐसे ही दे रखा है, ध्यान से समझना है इसको। अगर मैंने इसको, मैंने दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर मैंने मान लो इस तरफ प्योर वाटर भर के रखा है, प्योर वाटर, ध्यान से समझना इसको, और यहां पर मैंने ना प्योर वाटर नहीं, समंदर का पानी, समंदर का पानी तो प्योर नहीं होता, सी वाटर यहां भर के रखा है। अब आप लोग बताओ, बीच में लग रही है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम।
अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो किसको यहां से इजाजत देगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको इजाजत देगी? सॉल्वेंट के पार्टिकल को। अब बताओ कोई चीज कहां से कहां फ्लो होती है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है। अब सॉल्वेंट का पार्टिकल कहां से कहां फ्लो होगा? जहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। अब बताओ कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा कहां है? भाई प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट ही है। सॉल्वेंट यहां पर हाई होगा, जबकि सी वाटर में सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट के साथ पानी भी है, तो यहां पर सॉल्वेंट के साथ नमक भी है, तो यहां पर सॉल्वेंट लो क्वांटिटी में होगा। तो आप लोग मुझे ध्यान से समझना, इस एरो को मत देखो, ये तो प्रेशर बनाने की बात होता है, इसको मत देखना। अब होगा कुछ यूं कि यहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन जाएगा? सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो हो जाएगा। उससे तो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्योर वाटर से निकल के, प्योर वाटर से मॉलिक्यूल निकल के कहां पर जा रहे हैं? सी वाटर में घुलने जा रहे हैं। तो हमारे को तो पानी पीने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि समंदर का पानी तो हम पी नहीं सकते। अब इसी नेचुरल फिनोमिना को ध्यान से समझना, इसी नेचुरल फिनोमिना को जहां पर, इसी नेचुरल फिनोमिना को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, इसी नेचुरल फिनोमिना को जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रीली फ्लो होते हैं, फ्रीली, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीली मूव फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आया समझ में? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर द प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल एंड इजीली मूव फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको चेक करो, देखो ये है तरीका इसको समझने का। यहां पर ये देखो, आराम से सारे के सारे पार्टिकल यूं निकल के जा रहे हैं। इसी नेचुरल फिनोमिना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। आया समझ में? इसी को कहा जाता है। अब अगर मैं करूं एक काम, मैं क्या करूं? अभी अचानक से फ्लो हो रहा था, इधर से फ्लो हो गया, तभी तो उधर की तरफ गया। अगर मैं यहां पर प्रेशर बना दूं अच्छा खासा, मैंने प्रेशर बना दिया एक तरफ, यहां पर मैं अच्छा खासा प्रेशर बना दूं, इतना प्रेशर कि वो ऑस्मोसिस को रोक दे। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर एक इतना प्रेशर बना दूं कि वो ऑस्मोसिस को रोक दे, यानी कि यहां से फ्लो हो ही ना पाए, उसी को क्या बोलते हैं? उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा प्रेशर बना दूं जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, समझ में आ गया? फ्लो खत्म हो जाए, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप, वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई विल टेल यू, वेरी सिंपल। दैट इज, देखो जरा चेक करो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यस और नो? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यस। यहां पर पी इक्वल्स टू क्या लिखू? एन बाई वी इंटू आर इंटू टी। तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया? एन बाई वी क्या होता है? एम, मोलारिटी, इंटू आर इंटू टी। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर प्रेशर के केस में आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? पाई से। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओपी। एम यहां पर रिप्रेजेंट करते हो सी से, सी माने कॉन्सेंट्रेशन, आर और टी एज इट इज है, आर माने गैस कांस्टेंट, टी माने टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। खत्म हो गया कहानी। पाई इक्वल्स टू सी आर टी ऐसे लिखा जाता है। सबको समझ में आया? इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, इनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, अगर किन्हीं दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे से ज्यादा है, समझ में आ गया? तो जिसका कम है उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन 1 इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन 2। और अगर मान लो कि पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। जिसका कम है उसको हाइपो बोलेंगे, जिसका ज्यादा है उसको हाइपर बोलेंगे। आया समझ में? सिंपल तरीका है। और अगर बराबर है तो आइसोटोनिक बोलेंगे। सबको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा जरा आप चेक करो। भाई पहले तो क्या हो रहा था? आसानी से
यहां से प्योर वाटर से निकल निकल के समंदर के पानी की तरफ कौन जा रहा था? सॉल्वेंट। अचानक से मैंने प्रेशर बनाया तो ये रुक गया। अगर मान लो मैं थोड़ा ज्यादा प्रेशर बना दूं तो, थोड़ा अगर मैं ज्यादा प्रेशर बना दूं सोल्टी वाटर पे, तो क्या होगा? सारे के सारे यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां से निकल के जाएंगे? अगर मैंने थोड़ा ज्यादा प्रेशर इस तरफ डाल दिया तो सॉल्वेंट का पार्टिकल तो फ्रीली मूव हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो फ्रीली मूव हो के कहां जाएगा? फ्रेश वाटर की तरफ। इसी तरह से आपका आरओ काम करता है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस में काम करता है, जहां पर गंदा पानी आप लोग डालते हो और उस पर प्रेशर बनाया जाता है, और गंदे पानी से साफ पानी निकल निकल के कहां पर आता है? इधर फ्रेश वाटर की तरफ, जिसको आप पीते हो। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया? चलिए फाइनली अब हम चेक करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, आखिरी टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर को चेक करते हैं। अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सीपी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अब समस्या ये हो जाएगी, मान लो कि आपके, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब अगर समस्या तब हो जाएगी, मान लो कि आप गिन के डाले थे कोई सॉल्यूट के पार्टिकल ऊपर से डाले आपने, ठीक है, और आपने गिन के डाले 10, लेकिन वो सॉल्यूट के पार्टिकल अंदर जाके हो गए 20। 10 के 20 कब होंगे? जब वो टूट गए अंदर जाके, डिसोसिएशन हो जाए। तो हम तो देख रहे हैं 10, तो हम तो जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो 10 के दिया बिहाफ पे कर रहे थे, पता लगा अंदर जाके भाई साहब हो गए 20। तो एक्चुअल जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो 2 टाइम्स हो गई 10 के, तो हमारे लिए तो समस्या हो गई। एक और एग्जांपल लो, मान लो आपने ऊपर से सॉल्यूट डाला, आपने सॉल्यूट अपनी जान में तो कितना डाला था? 10। अंदर जाके भाई साहब 10 के 5 हो गए, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5। इसको क्या बोलते हैं? मतलब आपने 10 डाले थे तो दो दो आपस में जाके जुड़ गए, अंदर जाके शादी कर ली उन्होंने। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। अब आपने तो कैलकुलेशन करी थी 10 के हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, अंदर जाके भाई साहब ये तो 5 हो गए। समझ में आया? तो हमारी कैलकुलेशन तो गलत हो गई ना। मतलब अगर सॉल्यूट बेवफा निकले, अगर सॉल्यूट ही बेवफा निकले, अंदर जाके वो डिसोसिएट हो जाए या फिर अंदर जाके एसोसिएट हो जाए, तो हमारी तो कैलकुलेशन खराब हो गई। आया समझ में? तो इस बेवफाई को ठीक करने का जिम्मेदारी किसने उठाई? वेंट ऑफ फैक्टर ने। किसने उठाई? इस बेवफाई को ठीक करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? वेंट ऑफ फैक्टर ने। वेंट ऑफ फैक्टर कहता तुम चिंता मत करो, तुम जितनी कैलकुलेशन कर रहे हो उसके हिसाब से हम लोग आपको करके दिखाएंगे। आ रहा है सबको समझ में? तो जब भी अगर सॉल्यूट का पार्टिकल एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए तो वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल होती है? यस, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगी। इनिशियल का मतलब ऊपर से आप 10 डाल रहे थे, पता लगे अंदर जाके तो 20 हो गए, तो आपने तो इनिशियली 10 के हिसाब से काउंटिंग करी थी, लेकिन काउंटिंग 20 के हिसाब से होनी थी। समझ में आ गया? तो ये तो गलती हो गई। तो इस हिसाब से वेंट ऑफ फैक्टर की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, यहां पे आपको हेल्प करता है। कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनिशियल, इसी को बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल, इसी को बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है ना, बेसिकली यही आपकी हेल्प करता है। ये आई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब जाके काम बनेगा। तो आई से कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा आप चेक करो। तो आपका पहला है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी के फॉर्मूले को आई से मल्टीप्लाई करो वेंट ऑफ फैक्टर से, ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट को आई से मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट को आई से मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को आई से मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो। आ रहा है समझ में? अब मजे की बात बताता हूं आपको। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई डिसोसिएशन ना हो, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, इन दैट केस आई का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन हो ही नहीं रहा तो आई का वैल्यू 1 है।
आ गया समझ में। लेकिन अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं। अगर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब आपने डाले थे एन ए के कितने डाले थे, एन, अंदर जाके भाई साहब ये सारे जुड़ गए, एन हो गए। आ रहा है समझ में, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। इन दैट केस वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्मूला होती है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। प्लीज आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिख लो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। एन क्या है, एन है यहां पर कितने जुड़े, मतलब अगर डाइमराइज हुआ तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ट्राइमराइज हुआ तो एन की वैल्यू 3 हो गई। मतलब समझो, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं आपको। एन की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने जैसे 2 डाले थे 1 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। डाइमर हो गए ना, ट्राइमराइज तो 3 लेते हैं, ऐसी करके होता है एन का वैल्यू। और आई आपको निकालना है उसी के बिहाफ पर। तो अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया होता है, एन का वैल्यू आपको सोचना होता है। अगर डाइमर हो रहा है तो डाइमर का मैं आपको मतलब समझा दूंगा आगे जाके, अभी आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एन की वैल्यू होती है डाइमराइज तो 2, ट्राइमराइज तो 3। इसी तरह से दूसरा, जैसे लो मैं समझा ही देता हूं। आपको पता है कि जो बेंजोइक एसिड है, अगर आप उसको बेंजीन में डाल दो तो वहां पर 2 बेंजोइक एसिड क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइमराइज हो जाते हैं। ये देखो डाइमराइज हो गए। तो इन दैट केस अगर मैं बोलूं एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू आप 2 लोगे, डाइमराइज हुए। इसी तरह से एसिडिक एसिड भी बेंजीन में डाइमराइज हो जाते हैं, तो एन का वैल्यू कितना लिया जाता है वहां पे 2। ये एसोसिएशन का केस है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से 2 मॉलिक्यूल डाले थे आपने, 1 बन गया, गलत बात। तो 2 का 1 हो गया, हमारे से धोखा हो गया। अगला देखो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में मान लो आप ऊपर से डाल रहे हो NaCl, अपनी जान में तो आपने 1 ही डाला था भाई साहब, अंदर जाके क्या हो गए Na प्लस और Cl माइनस 2 हो गए, तो समस्या होगी ना हमारे लिए। इन दैट केस अगर डिसोसिएशन हो जाए तो आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखो दोनों में फर्क क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे तो दोनों में फर्क क्या है, बहुत ही चुनिंदा फर्क है जिसको हर एक होशियार बच्चा समझ चुका होगा। तो एसोसिएशन के केस में जब एसोसिएशन हो तो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो डिवाइड करना पड़ा। डिसोसिएशन के केस में जो अभी आप देख रहे हो उसमें आई की वैल्यू किसके बराबर, ये आई की वैल्यू है बाय द वे। डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू किसके बराबर है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन केस में एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। आया समझ में। अल्फा क्या है यहां पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये एन का मतलब है, अल्फा का मतलब है। एन का मतलब क्या है कि कितने पार्टिकल टूटे। जैसे कि अगर मैं बोलूं मान लो NaCl डाल दिया मैंने, अंदर जाके टूट के क्या देगा Na प्लस और Cl माइनस, तो इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा 2। अगर मान लो कि मैंने डाल दिया AlCl3, मान लेते हैं, अंदर जाके टूटेगा, कैसे टूटेगा, Al प्लस 3 में टूटेगा, और प्लस में कैसे टूटेगा, थ्राइस ऑफ Cl माइनस। 3 क्लोरीन के आयन और 1 एल्यूमिनियम के मिलेगा, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 4। आया समझ में। इस तरह से निकालते हैं N का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू आपको गिवन होता है, तो आपको सिर्फ सीधी सीधी बात बताऊं। अच्छा एक और चीज समझ लो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास। और एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मोल के सोल्यूट के, यस सोल्यूट के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सोल्यूट के मोल कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर मोलर मास घटा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। घटने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। और अगर मोलर मास बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी। बढ़ने का क्या मतलब हो गया, एसोसिएशन। मोलर मास कब बढ़ेगा, जब एसोसिएशन होगा। मोलर मास कब इंक्रीज होगा, जब एसोसिएशन होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, बेसिकली घट जाएगी। समझ में आ गया, सिंपल तरीका है, अभी थोड़ी देर पहले ही देख के आए हो। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि एसोसिएशन हो गया, पार्टिकल्स की वैल्यू घट गई। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल बढ़ गए तो आई की वैल्यू बढ़ गई। आया समझ में, इज दिस क्लियर। अब फाइनली जो आपको याद करनी है वो चीज ये है, क्या याद करनी है, पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का मतलब क्या होता है, वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। दूसरा
एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। क्या इसके लिए आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा? नहीं। तीसरी वैल्यू क्या है, डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, ये दो फॉर्मूले आपको काम आएंगे। एंड फाइनली एक नोट लगा हुआ है नीचे, वो क्या नोट है जरा आप चेक करो। वो नोट ये है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। जो डेल्टा टीएफ होता है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टीएफ के। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ा तो टीएफ की वैल्यू घटेगी। आपको बहुत काम आएगा, नोट डाउन कर लो, काम आएगा। ये 3-4 पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को वाकई में एमसीक्यूज सोल्व करने हैं तो। क्या बात है बच्चों। तो फाइनली हमारा चैप्टर जो है, फाइनली एक खूबसूरत मोहतरमा हमारे सामने आके कह रही है फाइनली फाइनली तुम्हारे अरविंद अरोड़ा सर ने चैप्टर पूरा कर दिया। ये भी पढ़ रही थी और अभी खुश होकर बोल रही है कि फाइनली चैप्टर पूरा हो गया। तो इस बात में कह रही है ये ठोको लाइक अरविंद अरोड़ा सर के लिए। सो डू लाइक द सेशन राइट नाउ। अगर आपका दिल बड़ा है तो सेशन को लाइक जरूर करके जाना। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। डू लाइक द सेशन राइट नाउ, और बाकी बच्चों से इसको शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। आप लोग याद रखिए, शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोग शेयर करते हो तो इसका मतलब आप दूसरों की केयर करते हो, है ना। तो शेयर करो, केयर करो इस मोहतरमा की तरह। यही कह रही है अरविंद अरोड़ा सर के लिए एक लाइक हो जाए। कितने अच्छे तरीके से बोले फाइनली, हो अरविंद अरोड़ा सर ने पूरा कर दिया। तो अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आ गया। फाइनली आप लोग याद रखो, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। ठीक है, चिंता मत करो, लड़ने वाले बनो, वॉरियर बनो, वॉरियर नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी कोट लिखी हुई है।